रेडी? तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स, बराबर। तो सबसे पहले कस्टम्स टैरिफ के बारे में दिया है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्यों है ये नीड बताना सोच के। हाँ, हम तो गुड्स का ही बात कर रहे हैं, सर्विस का तो बात भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो चैप्टर का नाम, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों है गुड्स में? HSN सुने हो क्या? HSN में क्लासिफाई होते हैं गुड्स, क्यों होते हैं? वेरी गुड, क्योंकि वो आइटम्स का रेट कितना है ये हमको जानना है। 22 सितंबर के बाद तो और ज़्यादा जानना है। यस, ठीक है। तो need for classification, one of the important steps in assessing the amount of duty payable is classification of goods, समझे, with reference to the HSN system specified under Customs Tariff Act. The correct classification of goods is necessary to ascertain the rate of duty. Heading 2, Chapter 3, classification of imported and export goods। बताना import ऐसे यहाँ जनरल, imported और export क्यों बोला, exported क्यों नहीं बोला है? क्योंकि आप क्लासीफाई जब import करोगे उसके बाद में करते हो, इसलिए imported goods। एक्सपोर्ट जब एक्सपोर्ट कर दिए उसके बाद थोड़ी ना करोगे, इसलिए एक्सपोर्टेड नहीं आया, एक्सपोर्ट करते समय करोगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स के साथ में। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है हमने देखा, ये वाई का आंसर बताना। वेरी गुड, टू डिटरमाइन द ड्यूटी पेएबल। द रेट जो आपने बोला, दैट इज जो मैंने बोला, ठीक है, ड्यूटी पे, बराबर। अभी कस्टम्स टैरिफ एक्ट में है ना 2 शेड्यूल्स है, हमारे जीएसटी में जैसे 3 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल क्यों होते हैं? हाँ, एक्ट बहुत बड़ा हो जाता था तो शेड्यूल इसलिए लास्ट में, जैसे एनेक्शर्स होते हैं हमारे रिपोर्ट में वैसे शेड्यूल्स होते हैं, जो रेफरेंस के लिए इजी हो जाए, कभी भी करना हो आप पीछे जाके रेफर कर लो, ठीक है। एक तो रेफरेंस के लिए इजी हो जाता है, दूसरा बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका मेन चीज़ बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको लास्ट में रख देंगे, ठीक है। तो जो आपका कस्टम्स टैरिफ एक्ट है 1975, शेड्यूल 2 टैरिफ, 2 शेड्यूल्स के बारे में बात करेगा। यस, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 आपका इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कौन से गुड्स लायबल है वो बोलेगा। गुड्स लायबल टू इंपोर्ट ड्यूटी, बराबर। और शेड्यूल 2 बोलेगा गुड्स लायबल टू समझे? यस, सेम चीज दिया इधर। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। द इंडियन कस्टम्स टैरिफ इज बेस्ड अपॉन HSN। कितने डिजिट का होता है HSN? 8, बराबर, आइडियली 8। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, ठीक है, प्यार से हम HSN बोलते हैं, बट रियल में वो डिराइव हुआ है हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम से।
HSA, समझे? Is an internationally standardized system of names and numbers for classifying traded products developed by WCO. Correct? Independent Intergovernmental Organization. कितने डिजिट्स का HSN? 8 डिजिट्स, ठीक है। रेट दिया होता है क्या इसके सामने? अच्छा, HSN नंबर में 8 डिजिट होते हैं, बराबर आपने बोला। पहले 4 किसका बात करते हैं? हेडिंग। फिर अगले 2, वेरी गुड, सब हेडिंग मतलब सब क्लासिफिकेशन उसका। फिर अगले 2, हाँ, टैरिफ आइटम जिस पे है वो सब क्लासिफिकेशन। यस, इसको आप क्या बोलोगे? आइटम। यस, यही दिया इधर। Along the lines of HSN, the Customs Tariff Act 1975 has set of rules of interpretation, general rules of interpretation of the first schedule, import tariff schedule, which inter alia contains general explanatory notes. तो हम ये चैप्टर में क्या देखेंगे? HSN के साथ साथ along the lines of HSN हमको क्या फॉलो करना पड़ता है? जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन प्लस उसकी नोट्स, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? along with HSN, import के केस में क्या करना है? we follow general rules of plus एक्सप्लेनेटरी, बराबर। तो हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर आपको जानना है कितने हैं, तो टोटल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है 6, ठीक है। और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स कितनी है? 3, बराबर। These rules of interpretation and general explanatory notes are an integral part of the schedule. बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। The purpose of inclusion of the rules of interpretation and the general explanatory notes as an integral part of the first schedule is to give clear direction as to how the nomenclature in the schedule is to be interpreted. सिर्फ numbers दे दिए होते तो sufficient होता था क्या हमको? नहीं, इसके अलावा हमको हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, ये जो ऊपर का डिटेल्स है ये सारा चाहिए, बराबर। उसके बिना सफिशिएंट है क्या? नो। रूल्स टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली। रूल्स कैसे लगाने हैं हमको? मतलब पहले 1, 1 नहीं लगा तो 2, 2 नहीं लगा तो 3, 3 नहीं लगा तो 4, बराबर। Classification is to be first tested in light of Rule 1. Only when it is not possible to resolve the issue by applying this rule, recourse taken to Rules 3, 4, 2, 4, 3. My name is Lakhan ho raha hai 1, 2, 3, 4. Chalo, next. First schedule of the Customs Tariff. The first schedule of Customs Tariff Act 1975 comprises of 98 chapters grouped under 21 sections. तो अभी हम क्या देख रहे हैं ना? लिस्ट देख रहे हैं, ठीक है। कस्टम्स टैरिफ में जो लिस्ट दिया है, ये कस्टम्स टैरिफ एक्ट मैंने डाउनलोड करा है, ठीक है। इसमें हम लोग गए एनेक्चर शेड्यूल्स में, देखो अभी इधर है ना 20 पेज नंबर तक सब हो गया, इसके आगे अपना शेड्यूल चालू हो रहा है, ठीक है। शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, सेक्शन 1,
क्या हम पहले सेक्शन में है? लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, बराबर। सेक्शन आता है सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ चैप्टर्स रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स। देखते हैं क्या चैप्टर क्या बात कर रहा है ये। चैप्टर 1 लाइव एनिमल्स, चैप्टर 2 मीट एंड एडिबल मीट, बराबर। ऐसे ही ये चैप्टर्स है। अब आए हम सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का बात कर रहा है। इसके अंदर भी चैप्टर है क्या? यस, बराबर। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर अगला चैप्टर, बराबर। सेक्शन के बाद आता है चैप्टर। कितने सेक्शंस है? 21। कितने चैप्टर्स है? 98, बराबर। ठीक है। A group of chapters a group of chapters representing a particular class of goods is called section. Each section is divided into various chapters and sub-chapters. Each chapter usually contains goods of a particular class. Chapter notes, they are mentioned at the beginning of each chapter. These notes are part of the statute and hence have the legal authority in determining the classification of गुड्स। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है ये नोट्स दिख रही है क्या हमको? बराबर। दिस चैप्टर डज नॉट कवर फॉरेज प्रोडक्ट्स। अगर ये बोल रहा है खुद ही तो इसका लीगल वैलिडिटी है क्या? तो हम क्या ये प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे? नो। तो इसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो हमने देखा सबसे बड़ा आया सेक्शन, फिर आया चैप्टर, फिर आए चैप्टर की नोट्स, करेक्ट। चैप्टर के अंदर भी दिया है उसके बारे में। फिर आई हेडिंग्स। ईच चैप्टर एंड सब चैप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस हेडिंग्स। ये हेडिंग्स आई क्या? पोटैटोज फ्रेश और चिल्ड, अनियंस, टमेटोज, ये सारी हेडिंग्स है। हेडिंग्स के अंदर आता है सब हेडिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या आया? फिर आया 21 सेक्शंस है, फिर आया चैप्टर, फिर चैप्टर के बाद क्या है? अच्छा, क्या कुछ और ही बोल रहे हो? फिर ना चैप्टर नोट्स, फिर सब हेडिंग, करेक्ट। ठीक है। जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ध्यान से देखो। हाँ, जनरल है वैसे ही है। एक डैश आया मतलब ये आइटम को आप नीचे देख सकते हो, और डबल डैश आया मतलब इसका एक सब कैटेगरी बन गया। ट्रिपल डैश आया मतलब दिस इज़ द फाइनल कैटेगरी। देखिएगा ऐसे डैश दिए हुए है क्या? इधर पे देखो डैश दिया है, इधर भी डैश है, इधर भी डैश है। अगर डैश दिया है तो अपन अंदर और खोज सकते हैं इनको। डबल डैश मशरूम्स के बारे में है, और कौन से मशरूम्स? यस। अच्छा, अगर आपको it denotes that the said article or group of articles shall be taken to a sub classification of the article or group of articles covered by the said heading. Double dash denotes that the said article or group of articles shall be taken to a sub classification immediately preceding the above article. तो अगर मैंने डैश दे के नीचे कुछ नहीं लिखा तो दिस इज द फाइनल कैटेगरी। डैश दे के नीचे लिखा तो जो प्रीसीडिंग वाला इमीडिएटली उसका ये कैटेगरी है। ये डबल डैश के इमीडिएटली पहले सिंगल डैश, इसका ये कैटेगरी है। अब ये एक और डैश आ गया मतलब सिंगल डैश, तो ये क्या इसका कैटेगरी है? नो, ये न्यू कैटेगरी है। ट्रिपल डैश इसके अंदर आ सकता है फ्रूट्स ऑफ द जीनस कैप्सिकम। देखो ग्रीन चिली कैप्सिकम आ गया। यस। डबल डैश पम्पकिन्स को दिया है, अदर्स में देखो 2 डैश दिया है। पम्पकिन्स के टाइप्स है ट्रिपल लिस्ट में। ये किसके अंदर बैठ सकते हैं? इसके अंदर पम्पकिन स्क्वॉश और गॉड्स, जो भी सब दिया है पता नहीं, पम्पकिन पता है अपने को। ठीक है।
समझे? तो हमने देखा इसका मतलब हेडिंग, ये सब हेडिंग बराबर, ये डैश एक्सप्लेनेटरी है, जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। समझ में आया? इसके बाद में दूसरा जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट क्या है? एब्रीविएशन परसेंटेज। कितना रेट ऑफ ड्यूटी है ये परसेंटेज से डिफाइन होएगा। यस, बराबर ना? समझ में आया? नहीं, मेरे को बहुत पसंद था जनरल फॉर्मेट। लास्ट है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल इफ नो प्रेफरेंशियल रेट इज गिवन। प्रेफरेंशियल रेट मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस होते हैं या कुछ कुछ कैटेगरी में उनको अलग रेट लगाए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट है, प्रेफरेंशियल रेट है। अगर प्रेफरेंशियल है तो प्रेफरेंशियल लगाओ, ऑब्वियसली खुद ही बोल रहा है मैं प्रेफर करूँ मुझे, तो प्रेफरेंशियल लगाओ। और अगर नहीं है तो हम कौन सा रेट लगाएंगे? स्टैंडर्ड रेट। सिंपल। यूनिट्स मतलब कितना क्वांटिटी के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो रहेगा यूनिट्स। डन। द अबाउट जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हमने तो खुद ही जाके देख लिया उधर पे, इधर दिया है इन्होंने चैप्टर नंबर, चैप्टर नोट्स, टैरिफ आइटम, चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग, रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड, प्रेफरेंशियल। सेम टू सेम है क्या? इन्होंने भी देखा बच्चों को एक कोकोनट समझेगा, कोकोनट रख दिया। समझ में आया आपको? ठीक है। फॉलोइंग कॉलम्स आते हैं। सबसे पहले टैरिफ आइटम, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर यूनिट्स, फिर स्टैंडर्ड रेट, फिर प्रेफरेंशियल रेट्स। बराबर। इन द अबव एंट्री कोकोनट्स विच इज प्रीसीडेड बाय डैश इज क्लासिफाइबल is classification of the heading coconuts, Brazil nuts or cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled। बराबर। छिलके वाले, बिना छिलके वाले, सब। ये मेन हेडिंग है कोकोनट, एक ही डैश है, इसके दो 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 है तो, और इसका 3 है, मतलब ये इसका ही पार्ट है। समझ में आ रहा है हमको? The second explanatory note states that the abbreviation percentage stands for specifying that the rate of duty is ad valorem। मतलब जो भी वैल्यू आएगा उस पर हम सीधा परसेंटेज लगाएंगे। क्या? ad valorem। It means the duty shall be computed at the rate specified in the first schedule on the value of the goods determined in accordance with section 14। जब वैल्यू पढ़ेंगे तब देखेंगे। In the above entry, the standard rates are 30% और as the case में भी 70%। ये इसके रेट्स दिए भाई, कुछ कुछ केसेस में 70, कुछ कुछ केसेस में 30। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी मतलब यूनिट ऑफ मेजर, जितना केजी है, जितना बैग्स है, जो भी आप करोगे। GSTR 1 में फाइल करते समय भी UQC करते हो, समझे? यह है यूनिट ऑफ मेजर, जैसे कि सेंटीमीटर, ग्राम, मेट्रिक टन, केजी, बैग्स वगैरह, टन, ऐसे सब। additional notes apart from the general explanatory notes there are certain additional notes जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट है। हाँ, हेडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स मीन्स 4 डिजिट वाला पार्ट, सब हेडिंग जो 6 डिजिट वाला पार्ट, टैरिफ आइटम जो लास्ट में दिया है, ये सारे एडिशनल नोट्स है। सिंपल। The list of tariff provisions is divided into section, chapters, sub-chapters. In column 3, the standard unit of quantity is specified for each tariff item to facilitate the collection, comparison and analysis of trade statistics। जो भी extra items है उसमें दिए हुए वो additional notes है। Simple। Explanatory में 3 अपन ने देखे, कौन से? Relevance of dash, abbreviation percentage, standard rate और प्रेफरेंशियल रेट। अगर प्रेफरेंशियल दिया है तो उसको लो, नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड को लो। इधर तक समझा हमको? सिंपल। अब आते हैं हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। कितने रूल्स है?
बराबर, और 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स थी वो हमने देख ली। तो इसको लिखने के पहले आप इधर तक का लिख लेते हो जो हम लोग लिखे वो, फिर हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इधर तक समझ में आया? अभी हम लोग जा रहे हैं हार्ट ऑफ दिस चैप्टर के पास। तो रेडी? हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, बराबर 6 रूल्स है। हमने बोला पहले फर्स्ट देखो, नहीं हुए तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ एंड सो ऑन, सीक्वेंशियली जाना है। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, ध्यान से। जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, द टाइटल्स ऑफ सेक्शंस, chapters and sub chapters are provided for ease of reference only। जो सेक्शन के टाइटल में दिया है, ये क्यों दिया है? अरे क्या, सिर्फ रेफरेंस पर्पसेस के लिए। इसको लेकर के आप सीधा उसी में जाकर के वही लगा दोगे क्या? नो। यस, तो ये जो है ये खाली रेफरेंस पर्पस के लिए टाइटल दिया है हमको, बराबर। फॉर लीगल पर्पसेस क्लासिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ हेडिंग्स एंड एनी रिलेटिव सेक्शन, चैप्टर नोट्स एंड सच हेडिंग्स और नोट्स डू नॉट अदरवाइज रिक्वायर अकॉर्डिंग टू द सब्सिक्वेंट रूल्स, ठीक है। प्रोवाइडेड सच हेडिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? हेडिंग देखोगे, सब हेडिंग देखोगे, ये नोट्स देखोगे। आप ये वाला टाइटल देखोगे क्या? नो, टाइटल इज नॉट रेलेवेंट, इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस। लीगल वैलिडेशन है क्या उसका? नहीं, लीगल वैलिडेशन नोट्स का है, हेडिंग का है, सब हेडिंग का है, समझे? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, सिंपल। लिखे साथ साथ। नंबर 1, हाँ, टाइटल ऑफ सेक्शन, चैप्टर, सब चैप्टर, ये जो अंदर में भी हमको टाइटल दिए रहेंगे, ये सिर्फ रेफरेंस पर्पसेस के लिए। हाँ, मेन क्या रहेगा, जो उसके अंदर का कंटेंट है वो। For legal purpose, what you will do is, very good, classification shall be determined according to headings, subheadings, section / chapter notes। Done? The titles of sections have no legal force, बराबर। Terms of headings read with relative section, chapter notes are legally relevant for the purpose of classification। Heading relevant है,
Rules of interpretation need not be resorted to when classification is possible on the basis of. अगर इससे हो रहा है तो आगे के रूल्स पे जाएंगे क्या हम लोग? नो. नोट्स ऑफ वन चैप्टर और सेक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर इंटरप्रीटिंग एंट्रीज इन अनदर सेक्शन. बोलता है इधर मत आओ, इसका मतलब दूसरा कोई बोल रहा है कि वो रेफर करने के लिए. जैसे इन्होंने बोला ए प्रोडक्ट आपका फर्स्ट इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब सेकंड इसमें ही आएगा, ऐसा है क्या? नहीं, वही बोल रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट लेटर क्लोजिंग एंड सीलिंग मशीन. ये अपना प्रोडक्ट है. अब अपने को क्वेश्चन है इसको सब हेडिंग इसमें डाले कि इसमें डाले. फर्स्ट कैटेगरी क्या बोल रहा है? मशीनरी फॉर फिलिंग, क्लोजिंग, सीलिंग. अभी ये क्लोजिंग सीलिंग भी बोल रहा है. और लेबलिंग बॉटल्स, कैन्स, बॉक्सेस, बैग्स और अदर कंटेनर्स. मशीनरी फॉर कैप्सूलिंग बॉटल्स, जार्स, ट्यूब्स एंड अदर कंटेनर्स. मशीनरी फॉर एरेटेड बेवरेजेस. बट ये सारा बॉक्स, कैन्स और ऐसे दिख रहा है. बट हमारे लिए तो ये क्लोजिंग सीलिंग भी वर्ड ज़्यादा है. अब सेकेंड वाला देखते हैं, हमको जिसमें कंफ्यूजन था. इंटर अलिया कवर्स मशीन्स फॉर क्लोजिंग सीलिंग मेल्स. लेटर किधर पे फिट बैठेगा, इधर कि इधर? नीचे. मेल्स ज़्यादा रेलेवेंट है. प्लस उसका ये जो पार्ट है, ये हेडिंग हमको बता रहा है किस चीज़ के ऊपर में है. Both the headings appear to be relevant for the product in question. However, chapter note 2 to chapter 84 inter alia provides that heading number 8422 does not cover. अगर इसका चैप्टर भी आप जाके देखोगे तो क्लियरली बोलेगा does not cover office machinery of heading number 8472. Therefore, the product in question will be classifiable under 8472. इतना है क्या इधर? इसके नोट्स में आया. तो ये नोट्स से रेलेवेंट है. हमने तो डिस्क्रिप्शन से ही देख लिया चैप्टर से, बट इसकी नोट्स में भी दिया है. क्वेश्चन में उन्होंने और मेंशन करना चाहिए था नोट भी कि इट डज नॉट कवर दिस थिंग. ऑफिस मशीनरी ऑफ हेडिंग नंबर 8472. अदर ऑफिस मशीनरी फॉर एग्जाम्पल बराबर. Write a brief note on rule number 1 of rules of interpretation. Rule number 1 states that the titles of section, chapter वगैरह वगैरह are for reference only. For legal purposes, classification shall be determined according to the terms of heading, chapter notes, heading, chapter notes वगैरह वगैरह section. करेक्ट. अगर ये नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे rules 2 to 6 में in that sequence. Thus, the titles of section, chapters and sub chapters cannot be used to determine classification of a product. Simple. समझ में आया? आगे बढ़े. रूल नंबर 2. अब 2 में कितने कैटेगरीज है? 2 के खुद के 2 कैटेगरीज है, 2A एंड 2B. इसमें भी आप पहले कहा जाओगे 2A में. 2A नहीं लगता है तो 2B में. 2A किसके लिए है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल्स. अब एक चीज़ समझना, मैंने रेडी टू, वो होता है ना रेडी टू यूज़ आइटम्स, बट ऐसे होते हैं कि थोड़े से अनअसेंबल्ड है. जैसे आपने मंगवाया कुकर, कुकर का सीटी निकला हुआ है, वो अलग है, ऊपर का ढक्कन और नीचे का अलग है. बट इसको आप कुकर ही क्लासिफाई करोगे या कुछ और करोगे? बट ये तो इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड है, फिर भी आप इसको क्या क्लासिफाई कर रहे हो? कुकर. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं बहुत सारे पार्ट्स दे रही हूँ, ठीक है, आपको वो पार्ट्स से बनाना है असेंबल करके कैमरा. अब वो पार्ट्स जो है सिर्फ लगाने के होते तो आप तुरंत लगा के बना लेते,
बट उसको थोड़ा सा पूरा कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, तो आप उसको क्या करोगे क्लासीफाई? तो आपको क्वेश्चन आएगा इस पर कि भाई लेंस करे, पार्ट्स में देखे, किधर देखे। तो रूल 2A बोलता है जब ऑलमोस्ट चीज़ बन चुकी है, जब उसका इसेंस हमको पता है कि किस में डालना है, तब आप रूल 2A लगाओगे, ठीक है, और उसको जो मेन आइटम है उसके हिसाब से क्लासीफाई कर दोगे। Classification of incomplete unfinished articles. Heading includes unfinished incomplete articles also if essential character is complete or finished. एक और एग्जाम्पल, रूल 2A बोलता है कि अगर अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट आइटम्स भी है तो भी आप उसको इसमें ही इंक्लूड करो जो मेन आइटम है उसमें। एग्जाम्पल, आपने कार बनाया, कार पूरा रेडी है, सिर्फ कांच जो है एक नहीं लगा है। अब आप इसको किस में क्लासीफाई करोगे? कार में ही करोगे फिर भी, ठीक है। तो ये रूल बोलता है एनी रेफरेंस इन अ हेडिंग टू एन आर्टिकल शैल बी टेकन टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू दैट आर्टिकल विच इज इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड प्रोवाइडेड दैट एज प्रेजेंटेड द इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल हैज़ द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द कंप्लीट और फिनिश्ड आर्टिकल। बाकी तो कार का सेम ही रोल है। It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished or falling to be classified as complete or finished by virtue of this rule presented unassembled or disassembled। बराबर, ये वो भी रेफरेंस भी इंक्लूड करेगा कि भाई टू दैट आर्टिकल complete or finished or falling to be classified as complete or finished by virtue of। अगर अनअसेंबल्ड भी है बट वो होने ही वाला है कंप्लीट और मेन आइटम का ही पार्ट बताता है, जैसे हमने कुकर वाला एग्जांपल लिया जिसको आप असेंबल करके मेन कैरेक्टर का ही क्लासिफिकेशन में डालोगे। सिंपल लिखे क्या अपन इसको, पहले इतना पार्ट पढ़ लेते हैं। चलो, इफ एनी पर्टिकुलर हेडिंग रेफर्स टू अ फिनिश कंप्लीट आर्टिकल द इनकम्प्लीट सेम। If any particular heading refers to a finished complete article, the unassembled disassembled form of that article shall also be classified under the same heading. Simple. Railway coaches removed without seats would still be railway coaches. A car without seats would still be a car. Only goods requiring minor adjustments can be construed as having essential character. Only goods requiring minor adjustments would be construed as having essential character. Those requiring major processes like turning, grinding, broaching, grove, cutting, heat treatment, surface treatment, तोड़ फोड़ करना, जलाना, ये सब करना, बनके बनेगा वो गोल्ड या कुछ आइटम, तो आप उसको उसमें क्लासीफाई मत करो। कि नॉट बी कंस्ट्रूड एज हैविंग द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ कंप्लीट फिनिश्ड आर्टिकल्स एंड कैन नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ रूल 2A। समझे? लिखे फिर 2A को। आप क्या करो, 1 ख़त्म किए, अभी 2 के 2 पार्ट्स बनाओ। टू ए बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट / unfinished articles। Down arrow, heading includes unfinished incomplete articles also if essential character is complete or finished। एग्जाम्पल, कार का देखा हमने, 1 विंडो incomplete, still classify it under
कार। अब जाते हैं रूल 2B में। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स और कॉम्बिनेशन। अदरक वाली चाय, अदरक भी है, चाय भी है, शक्कर भी है, किधर क्लासिफाई करोगे? चाय में भेल मिक्सचर होता है, मिला के खा लो। यस, गलत टाइम पे एग्जाम्पल दे रही हो क्या? यस, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस, ये रूल कब लगेगा ना, ध्यान देना। हमने जो भी एग्जाम्पल डिस्कस किया इसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल था, तो ये मिक्सचर्स तो है, ये कॉम्बिनेशंस भी है, बट एक आइटम इसमें से मेन है, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ओनली वन प्रिंसिपल। तो मतलब अगर एक से ज़्यादा रहे तो, इफ मोर देन वन प्रिंसिपल तो रूल 2B नहीं। कहाँ जाओगे? 3, समझे? अच्छा, इधर का एक और चीज़ लिख लेना। देयरफॉर, एक मिनट, इसेंशियल के पास लिख लो। देयरफॉर ओनली माइनर एडजस्टमेंट्स, मेजर एडजस्टमेंट चलेगा क्या अपने को? नहीं। वापस से इधर आ गए हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा? क्लासिफाई इट अंडर प्रिंसिपल का हेडिंग, करेक्ट। यस, साथ साथ ही रखना था, समझे ना? डन। अब हम लिखेंगे रूल नंबर 3। नहीं, 3 के 3 कैटेगरीज हैं। 3 में पहली बात तो कब आओगे? जब गुड्स आर क्लासिफाइबल, वेरी गुड, अंडर 2 और more headings। बस, ठीक है, समझे? फर्स्ट है इसका, इसमें भी ए है, बी है और सी है। फर्स्ट बोलेगा स्पेसिफिक ओवर जनरल। अगर एक आइटम मेरा 2 कैटेगरी में बैठ रहा है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ आइसक्रीम, तो अगर आइसक्रीम मेरा एक कैटेगरी है मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको फ्रीज करके बनाओ तो वो कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है मेरा आइसक्रीम का,
किस में बिठाओगे? आइसक्रीम में। जो स्पेसिफिक है उसमें डालो, ठीक है। जनरल में भी हो सकता है बैठ रहा है, दोनों हेडिंग्स में बैठ रहा है, तब आप क्या करोगे, जो मोर स्पेसिफिक है उसमें जाओ। एग्जाम्पल दिया है इधर पे, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन विच electric shaving machine was classifiable under the following two headings: shavers and hair clippers with self-contained electric motors, electromechanical domestic appliances with self-contained electric motors. Which one is more specific? Shavers and hair clippers. तो आप किस में बिठाओगे? फर्स्ट में। सिंपल। तो इधर आप लिखोगे इफ आइटम, साथ साथ लिख सकते हो। 3 लिखा ही नहीं है क्या? ठीक है, देख लो। इफ आइटम इज कवर्ड अंडर मोर देन वन कैटेगरी, then specific description will be preferred over general description. प्रिवेल इसलिए नहीं क्योंकि प्रिवेल तो वो कर ही रहा है, हम चूज नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था। जैसे चॉकलेट्स के बारे में दिया है और चॉकलेट आइसक्रीम के बारे में दिया है, और हम चॉकलेट का आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम में डालोगे। यस। सेकंड दिया है आपको इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल, पेंसिल, इरेजर, दोनों इंपॉर्टेंट है, पेंसिल भी इरेजर भी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पेंसिल। तो उसको क्या क्लासीफाई करोगे? Mixtures composite goods consisting of different materials or made up of different components and goods put up in sets for retail sale which cannot be classified with reference to A shall be classified as if they consisted of material which gives them their essential character insofar as this criterion is applicable. समझे? Sub rule B would apply only if the goods cannot be classified in A. हमको सीक्वेंस तो पता ही है। This sub rule provides that composite goods should be classified on the basis of that material or substance that gives it its essential character. उसके हिसाब से उसको classify करो। In order to find out whether the incomplete article as imported has the essential character of the completed article, the test to be applied would be whether the imported article has attained the approximate shape or outline of the finished article or part, and whether it can only be used for completion into the particular finished आर्टिकल। 2 में अगर बैठता है तो 2 में बिठाएंगे, नहीं बैठता है तो 3 में आता है। बराबर। 2 में कब आता है? जब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ माइनर ट्वीक्स बाकी है उसके। 2 में नहीं बैठ रहा है तो 3 में भेजो, 3 में ABC के सीक्वेंस में आएगा। बराबर। लीड पेंसिल विद एन इरेजर, इनका एग्जाम्पल लिया था हमने। दो द अबव प्रोडक्ट इज कॉम्पोजिट, द एसेंशियल कैरेक्टर इज दैट ऑफ पेंसिल। सिंपल। लैटर इज बेटर। अगर ए में भी नहीं जा रहे हो, बी में भी नहीं जा रहे हो, और एक आइटम है जो बहुत सारे कैटेगरी में फिट हो रहा है, तो जो सबसे लास्ट कैटेगरी रहेगी उसको आप उठा लोगे। ठीक है। एक से ज़्यादा में जा रहा है तो लैटर इज बेटर। सिंपल। लिखिए फिर इसको। चलो लिख सकते हो आप।
हाँ, एक से ज़्यादा कैटेगरी में सच में आ रहा है। कैटेगरी लिख लो चलिए, मतलब असली में भाई ज़्यादा इसमें दिख रहा है तो ऐसा। डन। ये होने के बाद आप ये केस लॉ पढ़ो, रेलेवेंट केस लॉ जो उधर पे दिया है। उसके बाद रूल नंबर 4 दिया है, रूल नंबर 4 पे दिया है, ये लिख लिया ना? ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये केस लॉ पढ़ोगे, फिर अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर ये जो है इसका मतलब होता है अकीन रूल, मतलब अकीन मतलब सिमिलर टू, बराबर। तो अगर कहीं पे नहीं बैठ रहा है तो जहाँ पे वो सिमिलर है उसके आइटम्स उधर पे बिठाओगे आप। ये भी आप एक बार पढ़ोगे बस। तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का केस था उसमें आपने देखा रहेगा कि इनका क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में बैठ रहा था, तो कौन सा पकड़ना चाहिए उन्होंने? 8703 की 4। आंसर इज 04, क्योंकि वो जो लैटर है वो बेटर है। यस। अकीन रूल बोलता है सिमिलर टू गुड्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अबव रूल शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग अप्रोप्रिएट टू द गुड्स विच दे आर मोस्ट अकीन। लिखो रूल नंबर 4। हो गया, हो गया। वन क्रॉस, टू क्रॉस, थ्री क्रॉस, तो 4 में आओ। 4 में क्या बोल रहा है? अकीन रूल। जो कहीं भी नहीं जा रहा है उसको सिमिलर प्रोडक्ट के हेडिंग में डाल दो।
यस अभी हमको इधर प्रोडक्ट दिया है एग्जाम्पल में, प्लास्टिक फिल्म्स यूज टू फिल्टर और रिमूव द ग्लेयर ऑफ सनलाइट पेस्टेड ऑन कार ग्लास विंडोज विंडो पेन्स। विंडो पे देखो एक डार्क शीट लगाई जाती है, ताकि जो सनरेज है वो नहीं आए हमारे ऊपर। यस अभी ये जो विंडो कार विंडोज़ पे ये जो लगाया जाता है उसके लिए कोई कैटेगरी है नहीं, तो क्या करोगे, तो इन्होंने बोला सिमिलर रूल यूज़ करो। सिमिलर चीज़ हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, विंडो पे लगाते हैं। हम आइकिया का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि ये जो है भले ये एकदम अलग सेगमेंट है, बिल्डर वाले कैटेगरी में चले जाएगा, किधर और चले जाएगा, फिर भी आप इसको इधर पे क्लासीफाई करोगे क्योंकि इसका रोल भी सिमिलर है। यस तो ये हुए हमारे आज के लिए 4 रूल्स। सबसे पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन क्यों होता है, ताकि हम रेट सेट कर सकें, बराबर। फिर क्लासिफिकेशन के लिए 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है और 3 एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, बराबर। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हमने क्या देखा कि तुमको डैश का मतलब बताया, फिर तुमको एब्रीविएशन परसेंटेज जो है उसका मतलब बताया, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी के बारे में डिस्कस करा। 6 रूल्स में हमने देखा सबसे पहला रूल क्या बोलता है हमको कि टाइटल जो है ना, टाइटल ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, जो अंदर के आइटम्स है वो लीगल पर्पस के लिए रेलेवेंट है, हेडिंग, सब हेडिंग और उसके अलावा चैप्टर और हेडिंग नोट्स, बराबर, चैप्टर सेक्शन नोट्स। जो मेन हेडिंग है ऊपर की टाइटल वो इरेलेवेंट है। हाँ ठीक है। 1 रूल मतलब रूल नंबर 1 अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम लोग जाएंगे रूल नंबर 2 पे। 2 में 2 है, 2A एंड 2B। 2A बोलता है इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड है, तो देखो इसेंशियल कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है तो उसको जो मेन कैटेगरी उसी में डालो। B बोलता है A में नहीं जाते हो, मिक्सचर से आइटम का एक प्रिंसिपल है तो जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्लासीफाई करो, अदर वाली चाय चाय। यस 3 बोलता है एक से ज़्यादा प्रिंसिपल्स है या बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे हेडिंग्स में जा रहे हैं, क्या करें। 3A जो है ये बोलता है हमको स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल, मतलब के प्रिफर्ड ओवर जनरल, ठीक है। मतलब कि अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी में फिट हो रहे हो तो जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उससे में जाओ, बराबर। B बोलता है हमको इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो किसका इसेंशियल कैरेक्टर है वो देखो, पेंसिल, इरेजर, पेंसिल। लैटर इज बेटर, मल्टीपल आइटम्स में सच में जा रहे हो तो जो लास्ट वाला आइटम है वो रहेगा। 4 रूल नंबर जो है वो बोलेगा अगर 1 2 3 किधर पे भी नहीं जाते हो इधर आओ। अकीन रूल ये बोलते हैं सिमिलर प्रोडक्ट जो है उस केस में डाल दो हेडिंग में, बराबर। कल जो हम देखेंगे वो रहेगा आपका रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, बाय बाय।